हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 11 दिसंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट को पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो यह शिफ्ट महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो 2025 में दिया गया किसे प्रदान किया गया। आपसे पूछा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो कि 2025 में दिया गया किसे प्रदान किया गया। यह प्रश्न पूछा था आपसे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिचेल बैचलेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन है मिचेल बैचलेट? तो यह चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्हें 20 नवंबर 2025 को सोनिया गांधी द्वारा सम्मानित किया गया। इनके पीछे कारण क्या था सम्मान पाने का? तो मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था सतत विकास रिपोर्ट 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले सेटों में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो डिटेल में इस प्रश्न को पढ़ेंगे। बताइए क्या थी रैंक की भारत की। तो भारत की रैंक थी ऑप्शन बी 99वां रैंक था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्कोर जो इसमें था वो 67 था, 67 था। कुल देश इसमें थे 167 देशों में भारत जो है 99वें स्थान पर रहा। भारत पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। शीर्ष 100 में शामिल हुआ। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा 87 स्कोर के साथ। इसके बाद स्वीडन 85.7, फिर डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन जो है ये 49 नंबर पे था, भूटान 74वां स्थान था, नेपाल 85वां स्थान था, श्रीलंका 93वें स्थान था, बांग्लादेश 114, पाकिस्तान 140। सभी पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आने वाली शिफ्टों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था प्राग मास्टर्स 2025 का किताब किसने जीता। आपसे पूछा था कि प्राग मास्टर्स 2025 का किताब किसने जीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद चिदम्बरम इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर्स 2025 का टाइटल जीतकर बड़ा अंतरराष्ट्रीय किताब अपने नाम किया। इसका आयोजन जो हुआ था प्राग चेक गणराज्य में हुआ था 26 फरवरी से 8 मार्च 2025 के बीच में। यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट यूरोप के प्रतिष्ठित मास्टर चेस इवेंट्स में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि रिपीट हुआ प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका बता दीजिए। आपसे पूछा था कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जिसे अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मार्च 2025 का एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिए जो आपके आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में बना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया। तो हम लोग जानते हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा 1974 से आयोजित किया जा रहा है। थीम क्या है इसकी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वक्फ संशोधन अधिनियम 2005 हाल ही में किस देश में लागू हुआ। आपसे पूछा है, यह सरल प्रश्न था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 हाल ही में किस देश में लागू हुआ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। यह पुराने वक्फ एक्ट 1995 और उससे पहले के प्रावधानों में संशोधन करता है। उद्देश्य क्या है? तो वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन और दुरुपयोग को रोकना है। सॉरी, राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के कार्यों को और अधिक जवाबदेह बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आईपीएल 2025 में 150 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है। आपसे पूछा है कि आईपीएल 2025 में 150 से अधिक मैच जीतने वाली कौन सी टीम बनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने यह उपलब्धि लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर हासिल की। यह आईपीएल इतिहास में 150वीं जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ हुई। आपसे पूछा है कि भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ हुई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिश्केक में। यह बैठक यह बैठक 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई। बैठक एनएसए स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु होती है। मुख्य विषय क्या था, तो आतंकवाद निरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक व राजनीतिक सहयोग। मेजबान देश था किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था टाइगर क्ला अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। टाइगर क्ला एक भारत अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य संचालन और समन्वय बढ़ाना है। इसमें दोनों देशों की सेनाएं टेक्निकल ट्रेनिंग करती। यह अभ्यास 2025 में पहली बार आयोजित किया गया, इसलिए यह प्रश्न खास हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। पहला संस्करण था, आयोजन हुआ 26 मई से 10 जून में। कहां पर, तो उत्तर भारत यानी कि चांदी नगर उत्तर प्रदेश गढ़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में। शामिल बल कौन कौन से, तो भारतीय वायुसेना, आईएएफ और संयुक्त राज्य वायुसेना यूएसएफ के विशेष बल इसमें शामिल हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आपसे पूछा कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय। इन्होंने पद जो ग्रहण किया 20 फरवरी 2025 को ग्रहण किया। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का उद्देश्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण दूर करना। यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या 6 साल तक के बच्चों और 14 से 18 वर्षीय किशोरियों और गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर क्या है। आपसे पूछा कि भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। स्लैब से जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है व्यक्तिगत, समूह और नियोक्ता प्रायोजित सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 कहां आयोजित हुआ, जिसमें महेंद्र गुर्जर ने रिकॉर्ड बनाया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटविल स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक में 61.17 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी प्रतियोगिता में उन्होंने T42 लंबी कूद में भी स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता जो है नॉटविल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। भारत ने इस इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, साइंस का प्रश्न पूछा था, बहुत ही सरल प्रश्न था। आपसे पूछा था कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। आपसे पूछा था कि वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। विस्थापन बराबर होता है क्या, तो वेग गुणे समय होता है जब वेग स्थिर हो। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन दिशा सहित सबसे छोटी दूरी बताता है। एसआई इकाई जिसके मीटर है। त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। गति दूरी बटा समय होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक इस प्रश्न का राइट
आंसर हो जाएगा। जिंक इस प्रश्न का राइट आंसर है। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, परंतु जिंक को कई पुस्तकों में डी ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है। जिंक के इलेक्ट्रॉनिक संरचना 3d10 4s2 होती, इसलिए यह डी ब्लॉक में आता है। संक्रमण धातुओं में रंगीन यौगिक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम संक्रमण तत्व नहीं है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए कौन सा उत्तरदायी है। आपसे पूछा कि पौधों में कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभजोतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह ऊतक जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। यह कोश का विभाजन कराता है और लंबाई में वृद्धि कराता है। इसे प्राथमिक वृद्धि का ऊतक कहा जाता है। पादप की नई कोशिकाएं यहीं बनती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो पैरेन्काइमा जो है यह संग्रहण व सहारा देता है। जाइलम जल व खनिज का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी एटीपी बनाने के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है। आपसे पूछा है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बनाने के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। या कोशिका में एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी बनाता है। कोशिका श्वसन की प्रक्रिया यहाँ होता है। इसमें स्वयं का डीएनए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन शंख मछली का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शंख मछली का उदाहरण है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसल्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शंख मछली यानी सेल्फिश समुद्री आकशेरुकी जीव होते हैं, मछली नहीं। इसमें मसल्स, ऑयस्टर, क्लैम, स्कैल्प आदि आते हैं। शार्क, इल वास्तविक मछली है, सेल्फिश नहीं। जेलफिश भी मछली नहीं होती, लेकिन इसमें सेल्फिश की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तल लेंस में यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपसे पूछा कि उत्तल लेंस में यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोकस पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर अभिसारित होती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग लेंस की फोकस दूरी मापने में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। आपसे पूछा कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं क्यों 2 होती है। तो जल का सूत्र हम लोग जानते हैं H2O होता है। H2O जो है जल का सूत्र होता है। D2O किसका सूत्र होता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाले शिफ्टों में आप पूछेगा भी कि D2O किसका फुल फॉर्म है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है और 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा C12। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 12। कार्बन 12 एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान ठीक निर्धारित किया गया है। यह मानक परमाणु द्रव्यमान स्केल का आधार है। C12 समस्थानिक बहुत स्थिर होता है, इसका द्रव्यमान सटीक पूर्णांक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था यह। आपसे पूछा था कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है O3 है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन का त्रिपरमाणुक रूप है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक से यूवी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन गैस की गंध तीखी होती है और यह हल्के नीले रंग की होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका में गैसों O2 CO2
आपसे पूछे कोशिका में गैसों O2 CO2 का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विसरण में गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं। यह ऊर्जा रहित पैसिव प्रक्रिया है। फेफड़ों में अल्वियोली और कोशिकाओं में गैस विनिमय इसी से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त की लालिमा भी लंबी दूरी पर प्रकाश के प्रकीर्णन से होती है। टिंडल प्रभाव क्या है, तो कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना या परावर्तन का परिणाम है, प्रकीर्णन का नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इथेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H6। C2H6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से होते हैं। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। NaCl, H2O और CO2 अकार्बनिक यौगिक माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की विधि कौन सी है और इसका एक उपयोग क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है साल्वे विधि और एंटासिड के रूप में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं का औद्योगिक उत्पादन साल्वे प्रक्रिया से किया जाता है। इसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को कम करने हेतु एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर, अग्निशमन यंत्र और सफाई में भी होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हैबर प्रक्रिया यह भी इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रक्रिया से अमोनिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संपर्क प्रक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है। आपसे पूछा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा दर्शाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए प्रयोग होता है। इस नियम में अंगूठा जो है चालक की गति, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और जो है मध्यमा उंगली प्रेरित धारा को दर्शाती है। यह नियम बताता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो किस दिशा में धारा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर का वह अंग कौन सा है जो हर महीने अंडे यानी कि डिंब के स्थापित अंडे यानी कि डिंब के स्थापित होने के लिए तैयार रहता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हर माह गर्भाशय की भीतरी परत मोटी हो जाती ताकि निषेचित अंडा स्थापित हो सके। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह परत मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया, भ्रूण का चिपकना, विकास गर्भाशय में होता है। गर्भाशय स्त्री प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पोषण केंद्र है। बाकी बात करें इंप्लीमेंटेशन की तो यह यूट्रस में होता है। फर्टिलाइजेशन की जगह फैलोपियन ट्यूब है, ओवा बनाने की जगह ओवरी है और मेंस्ट्रुएशन गर्भाशय की परत का टूटना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 450 जूल है। आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 450 जूल है और वेग 15 मीटर पर सेकेंड है तो द्रव्यमान क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है वो होता है हाफ mv²। हाफ mv² इसका सूत्र होता है। आपको निकालना है क्या है, तो आपको द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2 ऊपर चलाएगा 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी अपॉन b² हो जाएगा। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है 450 जूल दिया हुआ है। तो 450 क्या हो जाएगा, 450 गुणे 2 बटा आपका क्या हो जाएगा 15 तो b² तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जैसा अभी आप लोगों ने को बताया था। द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो एम बराबर हो जाएगा 2 × के/बी² हो जाएगा, 2 × के अपॉन गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी² हो जाएगा, बेग स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है वो आपका दिया है 450। 450 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, और बी² जो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 450 × 2 100 बराबर 4 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही कथन कौन सा है। आपसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही कथन कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एम्पियर मैक्सवेल नियम का पालन करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था जब एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिलीन से कराई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपके आने वाले शिफ्टों में भी प्रश्न पूछेगा, तो इसको कहते हैं विनाइलाइजेशन या कुचरो अभिक्रिया। जो भी ऑप्शन में दिया होगा या इसका राइट आंसर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। एसिटिलीन प्लस इथेनॉल जो है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में विनाइल ईथर बनाता है। इस प्रक्रिया को विनाइलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें एसिटिलीन का विनाइल समूह किसी अन्य अणु से जुड़ता है। या कुछ रो अभिक्रिया का ही एक रूप है जिसमें एसिड कैटलिस्ट उपयोग होता है। यह प्रक्रिया औद्योगिक रसायन विज्ञान में पीवीसी और अन्य मिथाइल उत्पादों के निर्माण में उपयोगी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निषेचित अंडे को पोषण कहां से मिलता है। आपसे पूछा कि निषेचित अंडे को पोषण कहां से मिलता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्रस यानी कि गर्भाशय से। निषेचन के बाद अंडा गर्भाशय की दीवार में आरोपित होता है। गर्भाशय की परत रक्त समृद्ध ऊतकों से पोषण प्रदान करती है। प्लेसेंटा बनने पर आगे पोषण ऑक्सीजन आपूर्ति वहीं से होती है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है पर पोषण केवल गर्भाशय प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे पूछा था कि शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होना चाहिए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वृषण शरीर के बाहर अंडकोश में इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि ताकि उन्हें उचित तापमान मिले। स्वस्थ शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री कम होना आवश्यक है। अत्यधिक तापमान होने पर स्पर्म उत्पादन कम हो जाता, इसे थर्मल इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं। यही कारण है कि कसे हुए कपड़े व गर्मी स्पर्म काउंट को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कल के थर्ड शिफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स और सॉल्यूशन में से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। साइंस के फार्मूले और 2025 करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। आपसे पूछा है सतत विकास रिपोर्ट्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पल पल की अपडेट के लिए, सही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।